क्या हाल चाल यार, कैसे सभी बच्चे, क्या हाल चाल सभी का। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके प्यारे बैच यानी विजय बैच के अंदर, आपके अपने प्यारे चैनल ह्यूमैनिटीज वाला है आर्ट्स वाला के ऊपर दोस्तों। ठीक है। और काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है ना। जी हाँ, तो काफी टाइम हो गया यार आपसे बच्चों से बात किए, आपसे मुलाकात किए हुए। ठीक है, तो मैंने सोचा नहीं यार, मिलना बहुत जरूरी है ना। चलो, सो वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट जिस भी मोमेंट पे, जिस भी समय पे आप बेटा जो है लेक्चर देख रहे हैं ना, उसी समय का आपको प्यारा प्यारा विश, और सबसे बेहतरीन विश पता है क्या होता है? वो है नमस्कार, नमस्ते। ठीक है, तो सभी बच्चों को यार नमस्कार, सभी बच्चों को नमस्ते। ठीक है, मेरा नाम है, आपको ना आप जानते हो यार, है ना। तो इनफैक्ट काफी सारे पुराने बच्चे हैं, काफी सारे नए बच्चे हैं, खैर छोड़ो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन वेलकम बैक टू योर अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, और आपका अपना बेहतरीन चैनल आर्ट्स वाला, है ना। और आप हैं आपके प्यारे प्यारे बैच यानी विजय बैच के अंदर। मेरा नाम है कुणाल। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटा हमारे कैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के हमारे एनवायरनमेंट की, जिसके बिना तुम्हारा मेरा जिंदा रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए एकदम आई ओपनर वाली बात है जो कहते हैं ना कि सुनो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो रियलिटी ये है बेटा, तुम इस कंपोनेंट के बिना जी नहीं सकते। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा मेरा किसी का भी जीना बहुत पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आपसे द कॉम्पोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। जी हाँ, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। डन मेरे दोस्तों, चलिए। ठीक है, चलो। तो काफी प्यारा सा, लंबा सा तो नहीं बट बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपकी जो अपडेटेड एनसीईआरटीज है आप उसको रेफर करिएगा दोस्तों। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही छोटा सा, नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक है, बट बहुत मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए, तो इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हम लोग बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर के बारे में बच्चों आपने पढ़ा होगा, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर को हम सीधी सरल भाषा में अगर मैं एक बच्चे से पूछूं तो कहेगा सर द ब्लैंकेट ऑफ द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। यानी हवा का एक ब्लैंकेट, हवा का एक कवर जो हम सभी के आसपास रहता है, उसे हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। फिलहाल मजे की बात क्या है दोस्तों कि एटमॉस्फेयर इससे कहीं ज्यादा है, और वो क्या है यही हम डिस्कस करेंगे हमारे आज के सेशन के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब बात की जाती है बेटा सर्वाइवल के लिए, तो एयर यानी हवा जो है आपके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे ह्यूमंस हैं, हो सकता है कि कई दिन हम बिना खाने के भी यहाँ सर्वाइव कर पाए, या कई बिना पानी के भी आप सर्वाइव कर पाए, लेकिन अगर आपको कुछ मिनट के लिए हवा नहीं मिली तो देखो क्या होता है यार, इंसान के प्राण पखेरु हो जाते हैं। मतलब इंसान बड़ी जल्दी यहाँ पे प्राण त्याग देता है, isn't it? तो हमने क्या देखा कि हवा हमारे सर्वाइवल के लिए या बाकी ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, चल जाएगा जीवन थोड़े दिन, है ना। हाँ, प्यार नहीं मिलेगा तो काफी लंबा चल जाएगा, लेकिन खाना और पानी नहीं मिलेगा तो थोड़े दिन तो जीवन आपका चल ही जाएगा। लेकिन बेटा अगर सांस आपको 2 मिनट भी नहीं आई तो जीवन को खत्म होने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। अपने आप में काफी गहरी बात है ना कि सांस अगर 2 मिनट भी नहीं आई तो जीवन आपका अगले 2 मिनट में समाप्त है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट, हाँ स्विमर्स की बात अलग है, उनका प्रैक्टिस होता है, मैं एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूं, इसको ऑक्सीजन ना मिले, सांस ना मिले, एयर ना मिले। ठीक है, चलिए। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर कई सारे गैसेस का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है जो अपनी अर्थ को है ना ऐसा सराउंड करता है, एक ब्लैंकेट की तरह एकदम लपेट के रखता है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसमें लाइफ गिविंग गैसेस भी हैं, जैसे ऑक्सीजन है जो ह्यूमंस को चाहिए, एनिमल्स को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि आपके प्लांट्स के लिए बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, और एयर अगर आप देखोगे दोस्तों तो हमारे मास का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। लगभग 99% जो टोटल मास है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो कहां पे आपको देखने को मिलता है? लगभग एट द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एयर क्या है? कलरलेस है, एयर कलर नहीं होता एयर का, राइट। ओडरलेस है, हवा भी नहीं आती, वो बात अलग है, कभी कभी कुछ खराब गैसें मिल जाती हैं उसमें तो आपको गंदी हवा सूंघने को मिलती है। वैसे एयर इज ओडरलेस, इसके कुछ खुद का कुछ ऐसा हवा नहीं होता, ठीक है, खुद का कुछ स्मेल नहीं होता, और कुछ ऐसा कलर भी नहीं होता। ये आपको फील होती है जब तेज चलती है। तो हवा आपको फील हो सकती है, बट आप हवा को देख नहीं सकते, आप हवा को टच नहीं कर सकते, आप हवा को सूंघ नहीं सकते, राइट। तो इनफैक्ट दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो एटमॉस्फेयर की हम बात करें बच्चों, तो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, वाटर वेपर होता है, और आपके डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। अभी जो रेशियो है गैसेस का,
ये आप देखोगे हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में चेंज होता रहता है। इस तरीके से चेंज होता है कि जो ऑक्सीजन है बेटा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी जब अगर आप कहीं सरफेस ऑफ अर्थ से लगभग 120 किलोमीटर के हाइट पे चले जाओगे, ठीक है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की बात करें तो ये लगभग 90 किलोमीटर के ही हाइट तक मिलते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो गैसेस का प्रेजेंटेशन है, जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो भी काफी हद तक दोस्तों बदलता रहता है ना। 120 किलोमीटर के ऊपर तक आप चले जाइए अर्थ के सरफेस से तो आपको ऑक्सीजन नेग्लिजिबल हो जाएगी। 90 किलोमीटर तक ही आप देखेंगे अर्थ के सरफेस से आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर वेपर, राइट। नाउ बात करते हैं फटाफट से हमारी गैसेस की। तो अगर हम गैसेस को यार ध्यान से समझें दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो मेट्रोलॉजिकल टर्म्स में, एटमॉस्फेरिक टर्म्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस मानी जाती है, बिकॉज ये क्या करती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है अपने सोलर रेडिएशंस के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं गैस माना जाता है, कई बार इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली क्या होते हैं, बेसिकली वो गैसेस होते हैं दोस्तों जो आपके अर्थ पे आने वाले जो सोलर रेडिएशन है उसको थोड़ा सा ट्रैप कर लेते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं, जो गर्माहट है, टेम्परेचर है, उसको यहाँ मेंटेन करके रखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि जब CO2 जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जब हमारी रेडिएशंस एंटर कर रही होती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, सोलर रेडिएशन जब आ रही होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उनके प्रति तो ये ट्रांसपेरेंट है, उनको आने देती है। लेकिन वही जब आप देखोगे टकरा करके अर्थ के सरफेस से, देखिए सोलर रेडिएशन क्या है, सेंटर की टकराई और वापस जा रही है। जब टकराने के बाद ये वापस जा रही होती है ना, तो यहाँ पे CO2 क्या करती है, काफी सारी रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखते हैं कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता। तो जो टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम है वो ग्रीन हाउस गैसेस करती है। लेकिन जब इनकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, तब आप देखोगे एक्सेसिव टेम्परेचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आजकल जब हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही यही होता है कि जो एक अमूमन तौर पे टेम्परेचर होना चाहिए, एवरेज तौर पे जो टेम्परेचर होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऐसी गैसेस की संख्या एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो कहते हैं दोस्तों हर चीज की अति बहुत बुरी होती है ना। तो वैसे अगर लिमिटेशन में अगर यहाँ पे गैस प्रेजेंट होगी तो आपके अर्थ के टेम्परेचर को वेल मेंटेन करके रखेगी। लेकिन एक्सेस में होगी, अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा एक्सेस में होगी, तो ये डेफिनेट सी बात है आपके टेम्परेचर को काफी ज्यादा बढ़ा भी देगी। और वही हो रहा है आज के टाइम पर, राइट नाउ। तो ये क्या करती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कुछ पार्ट को ऑब्जॉर्व करती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन मतलब जो रेज आपके टकराने के बाद सरफेस से वापस जारी होती है अपने, है ना, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा ऑब्जॉर्व कर लेती है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। अब अगर आप देखोगे तो लार्जली रिस्पॉन्सिबल है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा था, ठीक है। अब जो वॉल्यूम ऑफ बाकी गैसेस है वो कांस्टेंट है, बट जो वॉल्यूम ऑफ CO2 है बेटा, इसने आप देखोगे तो काफी पिछले सालों में काफी ज्यादा राइज हो रही है, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बनते जा रहे हैं। प्लस अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द एयर है वो भी बढ़ गया है। ओजोन अनदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, जो कि 10 से 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस आपको देखने को मिलता है। और ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन क्या करती है बेटा, एक फिल्टर की तरह काम करती है, ठीक है। तो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं ना, उनको यहाँ पे ब्लॉक करती है, बिकॉज सन के अंदर आप देखोगे मल्टीपल टाइप के रेडिएशन है। जो यूवी रेडिएशंस के अगर आप डायरेक्ट एक्सपोजर में आ गए तो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। और अगर आप देखोगे तो इन्हीं को ब्लॉक करने का काम होता है हमारी ओजोन का। बट आप देखेंगे कि अभी ओजोन लेयर के अंदर भी छेद हो रखा है ना, अंटार्कटिका के ऊपर आप देखते हो प्रॉपर सैटेलाइट इमेज दिखाता है। सो दिस इज अगेन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग कि अगर ओजोन लेयर आपका नहीं रहा, ओजोन कवर नहीं रहा, तो यूवी रेडिएशंस आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। अब अगला अगर हम बात करें बच्चे, तो अगला आ जाता है वाटर वेपर, यानी वाटर का भाप भाप बन के वेपराइज हो जाना। आप कभी भी पानी बॉयल करिए, पानी गर्म करिए, अब देखिए भाप बनती है तो क्या आता है, सब पानी जो है ना सब भाप बन के वेपर बन के ऊपर उठता है, राइट। तो वाटर वेपर क्या है, एक टाइप का वेरिएबल गैस एटमॉस्फेयर में, जो कि डिक्रीज होता है इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ। जितना आप ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाओगे वाटर वेपर का अमाउंट आपको कम मिलता जाएगा। अब आप देखते हैं जो वार्म एंड द वेट ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 4% ऑफ द एयर में आपको वाटर वेपर ही दिखेगा। वार्म है, ह्यूमिड इलाका है, काफी बारिश हो रही है, तो वाटर वेपर का प्रेजेंट आपको काफी दिखेगा। तो अगर आप ड्राई एंड कोल्ड एरियाज में चले जाएंगे, डेजर्ट्स के पोलर रीजन्स के अंदर, तो यहाँ पे 1% से भी कम वाटर वेपर हो सकता है एयर में, राइट। तो वाटर वेपर भी कई बार क्या होता है, डिक्रीज करता है जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि वाटर वेपर कैसा होगा, डिक्रीज होता जाएगा। देखिए वाटर वेपर वहां पे ज्यादा होगा जहां नमी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी वाले कंडीशंस, राइट। और जितने ड्रायर कंडीशंस में आप जाएंगे दोस्तों, वहां पे इसकी मात्रा कम होती जाएगी। तो इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ बढ़ते हैं तो कंडीशंस आपके ग्रेजुअली देखिए ड्राई होना स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे वाटर वेपर
वेपर का मात्रा आप देखोगे काफी ज्यादा कम होने लगता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये भी जो है ना इंसोलेशन यानी जो अमाउंट ऑफ सनलाइट है उसके कुछ पार्ट को यहाँ पे जो है अब्सॉर्ब करता है एंड प्रिजर्व करके रखता है बच्चे, आप देखेंगे रेडिएटेड हीट के फॉर्म में। तो ये भी हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के मेंटेनेंस में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। तो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ठीक है, जिससे कि आप देखोगे तो अर्थ ना तो ज्यादा हॉट होती है और ना ही ज्यादा कोल्ड होती है। वाटर वेपर भी जो है अगर आप देखोगे तो एयर की स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी भी काफी बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो ये भी एक ब्लैंकेट की तरह काम कर रहा है जो टेम्परेचर के मेंटेनेंस में हेल्प आउट कर रहा है। तो ना ज्यादा ठंडा होगी और ना ज्यादा कोल्ड होगी, तो एक वेरिएबल टेम्परेचर, एक मतलब सही ठीक ठाक टेम्परेचर आपका यहाँ पे मेंटेन रहेगा। Let's come to the next particle, that is dust particles. तो dust particles अगर आप दोगे दोस्तों तो एटमॉस्फेयर में ग्रेट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स को होल्ड करने की। ठीक है, और ये पार्टिकल्स आपके अलग अलग सोर्सेस से आ रहे होते हैं, राइट। जैसे आपके सी सॉल्ट हो गया, फाइन सॉइल पार्टिकल्स हो गए, स्मोक से निकलने वाला जो धुआं होता है, आपने कभी देखा है जो स्मोक होती है, जो एकदम खतरनाक काला काला धुआं होता है, उसके अंदर ना ऐसा ऐश, ऐसा राख राख सा होता है। कभी काले धुएं में आप खड़े हो जाइए तो आप देखिएगा पूरा पूरा काला काला जो है आपको पाउडरी पाउडरी सब्सटेंस आपको अपने हाथ पे देखने को मिलेगा। तो इसको हम सूट कहते हैं ना, ऐश कह लीजिए, सूट कह लीजिए। तो ये अगर आप देखोगे तो ये भी एक तरीके का डस्ट पार्टिकल है। पॉलन डस्ट हो गई आपके, है ना, या कई सारे मीटियोर्स के टूटे हुए टुकड़े हो गए, तो ये सभी क्या हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स का हिस्सा, और इनको होल्ड करने का कैपेसिटी हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो डस्ट पार्टिकल्स अगर आप देखेंगे जनरली आपको लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे जो कन्वेक्शनल एयर करंट्स होते हैं वो हो सकता है इनको थोड़ा सा हाइट पे लेके जाए। कन्वेक्शनल एयर करंट्स का मतलब होता है दोस्तों जो इस तरीके से एयर करंट्स उठते हैं हवा में ऊपर की तरफ, वो हो सकता है कि इन पार्टिकल्स को और थोड़ा ऊंचाई पे ले जाए, राइट। जितना ज्यादा डस्ट पार्टिकल का कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में, बिकॉज यहाँ पे जो विंड्स होती हैं काफी ड्राई होती हैं कंपेयर टू इक्वेटर और पोलर वाले रीजन्स। ठीक है, सो हायर कंसंट्रेशन आपको कहां दिखता है डस्ट पार्टिकल्स का, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में और टेम्परेट इलाकों में, थोड़ा सा लाइटली ठंडे इलाके हैं। ठीक है, बिकॉज ड्राई विंड्स हैं यहाँ पे काफी ज्यादा कंपेयर टू इक्वेटोरियल और पोलर रीजन्स। अब डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स कई बार एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस जैसे आप करते हैं, जिसके अराउंड आप देखोगे वाटर वेपर इकट्ठा होता जाता है तो आपके क्लाउड्स बन जाते हैं। तो न्यूक्लियाई का मतलब होता है कि ऐसा सेंटर, तो आपने देखा कि इसको डस्ट पार्टिकल्स एक सेंटर, एक ऐसा न्यूक्लियस जैसा काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है इसके आसपास ना बहुत सारे वाटर वेपर इकट्ठा होता जाता है, और जब बहुत सारा वाटर वेपर एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो आप देखोगे क्लाउड फॉर्मेशन रिजल्ट करता है। और क्लाउड फॉर्मेशन आपको पता ही है कि डिपेंड्स अपॉन, क्लाउड्स भी बहुत सारे होते हैं यार, सारे क्लाउड से बारिश नहीं होता। ठीक है, फिर क्लाउड्स मल्टीपल होते हैं, बट अगेन क्लाउड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है डस्ट पार्टिकल्स और आपके वाटर वेपर वाला कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो अभी तक तो हमने बात किया कॉम्पोजिशन के बारे में कि क्या क्या हमने पढ़ा, हमने गैसेस के बारे में पढ़ा, हमने CO2 के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, हमने बात की यहाँ पे ओजोन की, हमने बात की यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स की, ठीक है, वाटर वेपर की, कि कितने इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर के। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेयर के लेयर्स कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे कई सारे बेटा लेयर्स होते हैं, और हर एक लेयर का ना अपना एक डेंसिटी, अपना एक घनत्व होता है, अपना एक टेम्परेचर होता है, राइट। नाउ डेंसिटी हाईएस्ट होगी जब आप सरफेस ऑफ द अर्थ के पास होगे, और जैसे जैसे आपका ऑल्टीट्यूड, आपका हाइट बढ़ता जाएगा, आपका डेंसिटी या घनत्व जो है बेटा वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो कॉलम ऑफ द एटमॉस्फेयर है इसको हमने 5 अलग अलग आप कह सकते हैं लेयर्स में डिवाइड कर दिया है टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से। तो ये 5 लेयर्स कौन सी हैं दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मिजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मिजो, थर्मो, एक्सो, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर सबसे पहला लेयर है जो सबसे नीचे हाइट पे आपको मिलता है दोस्तों। ठीक है, इसका जो एवरेज हाइट रहता है वो कितना रहता है, 13 किलोमीटर तक, और रफली अगर आप देखोगे तो नियर द पोल्स अगर आप देखेंगे तो 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, एंड अबाउट इक्वेटर के आसपास 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर जाता है। तो एवरेज हाइट अगर आप देखेंगे तो एवरेज हाइट इसका लगभग लगभग 13 किलोमीटर तक है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करें थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर की, तो आपको इक्वेटर के पास ट्रोपोस्फेयर सबसे ज्यादा थिक दिखाई देगा, बिकॉज हीट यहां पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेट हाइट्स तक ट्रांसपोर्ट होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स का मतलब समझिएगा यहां पे बहुत ध्यान से दोस्तों, जब कभी भी कोई भी गर्म चीज होती है कहीं पे, मान लीजिए आप एक पानी उबाल रहे, पानी का एग्जाम्पल सबसे इजी समझना कि आपने क्या किया दोस्तों, पानी उबालना स्टार्ट किया। ठीक, अब आप पानी उबाल रहे हो, तो पानी जब आप उबालते हो उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए। जब आप ढक्कन रखेंगे कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब पानी अपने बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो वो धीरे धीरे करके स्टीम में, भाप में कन्वर्ट होगा। तो क्या करोगे, एक प्रेशर आपको ऊपर की तरफ लगता हुआ दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे ढक्कन अपना बहुत ज्यादा, अगर पानी उबल गया तो ढक्कन ऐसे साइड हट जाएगा।
तो व्हाट आर दीज आर द कन्वेक्शनल करंट। जो कैसे उठ रहे हैं, ऐसे वर्टिकली उठ रहे हैं, ऐसे गर्म, जहां पे भी गर्म तापमान है आप देखोगे वहां पे हवा इस तरीके से मूव करती है, ऊपर की तरफ उठती है। इक्वेटर के पास क्या है दोस्तों, बहुत गर्म तापमान, क्यों, बिकॉज सनरेज यहाँ पे सबसे ज्यादा डायरेक्ट है। तो जो एयर होगी आपकी हवा होगी वो कंपैरेटिवली गर्म होगी, वार्मर होगी, राइट। तो आप देखेंगे कि ऐसी हवा क्या है, ऊपर की तरफ इस तरीके से उठती है, राइट। तो कन्वेक्शनल करंट्स यहाँ पे फॉर्म कर रही होती है। तो आपने क्या देखा कि जो थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की सबसे ज्यादा कहां मिलने वाली है, इक्वेटर के पास, बिकॉज यहाँ पे हीट जो है ठीक ठाक हाइट्स पे पहुंचती है बिकॉज ऑफ ये जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं। और ये जो लेयर अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों ही चीजें मिल जाएगा, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर। तो जितने भी चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, वेदर में, वो सारे इसी लेयर में टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इस लेयर का डिक्रीज करता है 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से फॉर एवरी 165 मीटर्स ऑफ हाइट। इसको हम ज्योग्राफी की भाषा में द नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। इसको समझिएगा ध्यान से दोस्तों, अगर आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री का टेम्परेचर में आपको ड्रॉप दिखाई देगा, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ए है, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा हुआ है और टेम्परेचर मान लेते हैं यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्मल लैप्स रेट हम ये कहते हैं कि अगर इस इंसान ने 165 मीटर असेंड किया, ये ऊपर चला गया, 165 मीटर हाइट पे ऊपर चला गया और बी पॉइंट पे पहुंच गया, तो टेम्परेचर के अंदर अगर आप देखोगे तो यह ड्रॉप आ जाएगा सीधा सीधा 1 डिग्री का। तो यहां पे खड़ा था, 165 मीटर ऊपर गया इस पॉइंट बी पे, तो 20 की जगह आपको यहां पे टेम्परेचर लगभग 19 देखने को मिलेगा। तो एक नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है दोस्तों यही, ठीक है, कि हर 165 मीटर के असेंट पे, जितना 165 मीटर आप ऊपर जाओगे, 1 डिग्री का टेम्परेचर ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो सारी की सारी आप देखेंगे तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। अब जो जोन ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से सेपरेट करता है इसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो ये ट्रोपोस्फेयर है अपना, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, जो बीच में इसको डिवाइड करेगा वो कहलाएगा ट्रोपोपॉज। एकदम एकदम हाई एंड आप समझ सकते हो ट्रोपोस्फेयर का एकदम लास्ट वाला पोर्शन, राइट। चलिए, तो जो एयर टेम्परेचर होता है ट्रोपोपॉज के आसपास, मतलब वो लगभग लगभग 800 डिग्री सेल्सियस ओवर द इक्वेटर, ठीक है। मतलब अगर ये मान लीजिए मोटा मोटा, तो कि अगर हम बात करें इक्वेटर पे बहुत गर्म होता है और पोल्स के ऊपर जो है काफी ज्यादा ठंडा होता है। आप इसको आसान भाषा में समझिएगा कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, 800 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ठीक है, दिस इज राउंड अबाउट 80 डिग्रीज, राइट। चलिए, तो अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर के ऊपर चीजें काफी गर्म है, तो ट्रोपोपॉज का जो एयर टेम्परेचर इक्वेटर्स के ऊपर काफी गर्म है और पोल्स के पास काफी ठंडा होगा। टेम्परेचर आप देखोगे काफी कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसको हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। पॉज मतलब एक विराम सा लग गया, ठीक है। तो टेम्परेचर्स में बहुत वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर, जिसको आप कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है ट्रोपोस्फेयर के आगे, सॉरी ट्रोपोपॉज के आगे। तो ट्रोपोपॉज इसके बीच का बाउंड्री है, ट्रोपोपॉज को आप क्रॉस करोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो स्ट्रेटोस्फेयर कहां मिल रहा है, ट्रोपोपॉज के और आगे, और एक्सटेंड करता है अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, ठीक है। तो 50 किलोमीटर के आप हाइट तक जाएंगे तो आपको मिल जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर। एक इंपॉर्टेंट फीचर स्ट्रेटोस्फेयर का ये है कि इसमें ओजोन लेयर होती है, और ये लेयर क्या ऑब्जॉर्व करती है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और जितने भी हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ है ना, उसको जो है हार्मफुल यूवी रेज है उससे बचाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में कौन सा ऐसा गैस होता है या किस चीज का लेयर होता है जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करता है, दैट इज ओजोन लेयर। अब इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर आ जाता है अपना मीजोस्फेयर। तो मीजोस्फेयर अगर आप देखोगे तो लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करता है। इस लेयर में एक बार दोबारा से आप देखेंगे जो टेम्परेचर है हमारा वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे कि मीजोस्फेयर में भी हाइट के साथ साथ ऑल्टीट्यूड के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और लगभग -100 डिग्री तक भी जा सकता है ना। 80 किलोमीटर पे अगर आप टेम्परेचर चेक करने जाइए मीजोस्फेयर में तो लगभग -100 तक जो है टेम्परेचर जा सकता है। और जो मीजोस्फेयर का अपर लिमिट है, जहां पे एंड अप हो रहा है बेटा, उसको हम कहते हैं मीजोपॉज, ठीक है। तो मीजोपॉज अगर आप देखोगे तो मीजोस्फेयर का एकदम अपर लिमिट है, जिसके आगे आप जाएंगे तो आइनोस्फेयर वाला सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइनोस्फेयर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 80 से 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लोकेटेड होता है अबव द मीजोपॉज। तो हमने क्या देखा, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर अगर हम जाएंगे तो देखिए नो डाउट कि स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर के बीच में भी एक स्ट्रेटोपॉज आएगा, ठीक है, जो उसका लिमिट होता है स्ट्रेटोस्फेयर का। उसके ऊपर आपका मेसोस्फेयर स्टार्ट हो जाएगा। मेसोस्फेयर जहां पे खत्म हो रहा होगा मीजोपॉज वाली जगह पे, उसके बाद आपको आइनोस्फेयर देखने को मिल जाएगा लगभग 80 से 400 किलोमीटर ऊपर। तो यहां पे आयनोस, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा किसमें आयन लगा हुआ है। आयन मतलब कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स यहां पे। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जिनको आप आयॉन्स कहते होते हैं, और इसीलिए अगर आप देखोगे इसको आयोनस्फीयर नाम दिया गया, आयनोस्फीयर, ठीक है। तो रेडियो वेव्स जो हम ट्रांसमिट करते हैं ना हमारे अर्थ से, वो कहीं ना कहीं यही रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो अब जो रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करते हैं हमारे अर्थ से ना, एंटीनास वगैरह, रेडार्स वगैरह जो रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करती हैं, तो उसको अगर आप देखोगे तो रिफ्लेक्ट बैक करने का काम आयनोस्फेयर का है, ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे टेम्परेचर यहां पे क्या होता है बच्चे, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है विद द इंक्रीज इन हाइट,
ठीक है। तो हमने क्या देखा, मीजोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा आपका विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, लेकिन आइनोस्फेयर में उल्टा होगा कि आइनोस्फेयर में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा हाइट के साथ। जो अपर मोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का आपके थर्मोस्फेयर के भी ऊपर, उसको हम कहते हैं एग्जॉस्फेयर। अब आइनोस्फेयर के बाद आप आगे जाओगे थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के आगे बाद जाओगे आप, तो सबसे अपर मोस्ट लेयर है बेटा ये एग्जॉस्फेयर कहलाता है। ये हाईएस्ट लेयर है लेकिन बहुत कम इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जो भी कंटेंट्स हैं यहाँ पे, जो अगर आप देखोगे वो एक्सट्रीमली रेरिफाइड है, मतलब अब ये मान लीजिए कि बहुत ही रेयर है ना, कहीं ना कहीं। तो हम लोग इस पर्टिकुलर लेयर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, एग्जॉस्फेयर के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च ऑन है, बट अगेन इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, राइट। मटेरियल्स भी काफी यूनिक टाइप के हैं, और इसके बाद आप देखोगे तो आउटर स्पेस में जाके मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो जितने भी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है, ऑब्वियसली बात है, नो डाउट कि हमारे ऊपर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस डालते हैं। एंड जितने भी जोग्राफर्स अगर आप देखोगे ज्यादातर आपको दिखाई देंगे कि फर्स्ट 2 लेयर से ज्यादा कंसर्न होते हैं, ट्रोपोज एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। बिकॉज ये अगर आप देखोगे तो हमारे लाइफ पे ज्यादा डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहे होते हैं। बाकी जो और अपर के लेयर्स हैं उनसे हमें इतना लेना देना नहीं है, ठीक है। नो डाउट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, बट ट्रोपोज एंड स्ट्रेटोस्फेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होगे ये एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम है दैट टेल्स यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहला लेयर हमने क्या देखा दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर। जहां पे एंड हो रहा होगा उसको हम कहेंगे ट्रोपोपॉज, उसके आगे स्ट्रेटोस्फेयर। जहां पे ये खत्म हो रहा होगा उसको हम कहेंगे स्ट्रेटोपॉज, स्ट्रेटोपॉज उसके आगे मीजोस्फेयर। जहां पे मीजोस्फेयर खत्म हो रहा होगा उसको हम कहेंगे मीजोपॉज, उसके आगे थर्मोस्फेयर है, आयरोस्फेयर। और जहां पे ये एंड अप हो जाएगा, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, उसको हम कहेंगे एग्जॉस्फेयर, ठीक है। तो एग्जॉस्फेयर के बाद आप देखोगे तो आपका जो आउटर स्पेस है, जिसको हम प्रॉपर स्पेस कहते हैं दोस्तों, वो यहां पे स्टार्ट हो जाता है, राइट। चलिए नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो जो मेन एलिमेंट्स है हमारे एटमॉस्फेयर को, जिसको आप कहते हैं ना कि कई बार चेंज होते रहते हैं ना, तो हमारे लाइफ पे बहुत मतलब इंपैक्ट डालते हैं दोस्तों, वो क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, आर्द्रता किसे जिसका आप हिंदी में कहते हैं, है ना, क्लाउड्स हो गए, और आपका प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब आम भाषा में देखिए रेनफॉल है, लेकिन ये किसी भी प्रकार से हो सकती है। जैसे पहाड़ों में होगी तो कई बार स्नोफॉल हो जाएगा, या जो ओले गिरते हैं, हेलस्टोन्स आपके होते हैं दोस्तों, वो भी एक प्रेसिपिटेशन का पार्ट है। तो ये जितने भी क्लाइमेटिक और वेदर आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये हमारे लाइफ को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। बहुत ही सिंपल था, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार फटाफट से बता दिया जाए, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कंस्टिट्यूट्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना, कि मेजॉरिटी पोर्शन किससे कॉन्स्टिट्यूट करता है। देखो हमने यहाँ पे जस्ट पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, बहुत बहुत सिंपल, राइट। तो हमने काफी सारी बातें देखी यहाँ पे, कि हमने देखा कि देखिए ऑक्सीजन आपको यहाँ पे मिलती है। फिर हमने क्या देखा कि यार एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। बट एक गैस ऐसी है जो काफी ज्यादा आप कह सकते हैं मतलब प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज CO2, राइट। चलिए, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है CO2 का जो सेगमेंट है वो काफी तगड़ा है। ऑक्सीजन का, अच्छा एक चीज और है, अगर आप कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 से भी तगड़ी एक गैस है, एंड दैट इज नाइट्रोजन, राइट। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन से हम बात करेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर कौन सी गैस बाय वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंस वाइज हम देख रहे हैं, CO2 भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है, आर्गन बहुत कम मात्रा में है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चे, अगर आपसे कोई ये पूछे कि बाय वॉल्यूम कौन सा गैस सबसे ज्यादा है, तो आप क्या आंसर करोगे। चलो एक काम करता हूं, मैं तुम्हें ना टाइमर देता हूं, लेट मी गिव यू अ टाइमर, ठीक है। तो एक टाइमर देता हूं तुम्हें यहाँ पे 20 सेकंड का, ठीक है। तो फटाफट से काम करो, तुम यहाँ पे चैट्स पे आंसर कर सकते हो, हम इन कमेंट सेक्शन पे आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सभी लोग। 20 सेकंड का टाइमर है, चलो फटाफट से। डन, कर लिया क्वेश्चन। चलो, तो बच्चे ने कई बार पढ़ा हुआ है, जब हम बात करते हैं इस गैस की, दैट्स नाइट्रोजन, ये लगभग 78% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग लगभग 21% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इंपॉर्टेंस वाइज बात करें कि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंपॉर्टेंस मतलब मेंटेन करने में कौन मदद करता है, तो नो डाउट CO2 काफी हेल्प करती है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम बात करें, परसेंटेज वाइज बात करें दोस्तों, तो अपने पास नाइट्रोजन रूल करता है इस केस में, ठीक है। तो मेक इट श्योर। एटमॉस्फेयर लेयर जो कि इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, क्या लगता है आपको कौन सी लेयर इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे 2 लेयर है बच्चों, ट्रोपोस्फेयर भी और स्ट्रेटोस्फेयर भी, ठीक है। लेकिन जहां पे सबसे ज्यादा वेदर क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होता है वो आपका कौन सा लेयर है दोस्त, वो अपनी ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सी सॉल्ट हो गया, पॉलन हो गया, स्मोक, सूट, फाइन सॉइल, ये किससे एसोसिएटेड है,
तो हमने सोच देखा था कि ये सारे किसका पार्ट है बच्चे, ये सारे पार्ट है आपके डस्ट पार्टिकल्स का, राइट। डस्ट पार्टिकल्स के अंदर ये सभी तरीके के पार्टिकल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस इज नेग्लिजिबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर। चलो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस का जो अमाउंट है वो इतने पे जाके लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा था, कितने पे नेग्लिजिबल हो जाता है, राइट। तो वी स्टडीड दैट कि लगभग 120 किलोमीटर के आसपास तक ये पूरा नेग्लिजिबल हो जाता है। चलिए इसको दोबारा वेरीफाई भी करना हो बच्चों को तो अपन ऐसे कर सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे, राइट। तो हमने जब कॉम्पोजिशन स्टार्ट किया तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल गैसेस, है ना। चलिए और फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा जब आप 120 किलोमीटर की हाइट पे पहुंचोगे, ठीक है। और यही आपका क्वेश्चन था कि कितने हाइट पे जो है ऑक्सीजन का अमाउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। अब क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी आने वाली किरणों को तो आने देती है लेकिन जाने वाली किरणों को रोक लेती है। तो मैंने आपको बताया तो इसको हम ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर की एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी हमारी CO2, ठीक है दोस्तों। चलिए तो इसी के साथ आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा टॉपिक था, ठीक है। उम्मीद है बच्चों काफी इजी है, काफी स्कोरिंग है इनफैक्ट आपके स्कूल्स के अंदर। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पूछेगा डिफाइन करने के लिए प्रॉपर लॉन्ग आंसर्स के अंदर, ठीक है। आपसे ये पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स का कॉम्पोजिशन डिफाइन करिए क्या होता है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि वाटर वेपर किस तरीके से आपके एटमॉस्फेयर के लिए, आपके मतलब एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो आपसे मैक्सिमम पुटअप करता है इस पूरे टॉपिक से। बाकी ये टॉपिक काफी इजी है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले टॉपिक के अंदर। इसमें मैं आपको मोस्ट प्रॉब्ली लैंडफॉर्म्स एंड उनके एवोल्यूशन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज अगेन वो काफी लंबा टॉपिक है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1.5-2 घंटा लगभग वो लेके जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना बच्चों। उम्मीद है काफी कुछ आपने सीखा होगा इस वीडियो से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मेरा नाम है कुणाल, मैं चलता हूं, आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट टाइम। बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।